दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज की बर्बर हत्या के बाद चाहे वो श्वेत हो या श्वेत हो, हर कोई अमेरिका की सड़क पर है और एक ही बात का जिक्र कर रहा है कि सांस लेने का हक तो सबको है। क्योंकि जिस समय जॉर्ज की गर्दन दबी हुई थी, उस समय उनके मुंह से जो शब्द निकले थे वो यही कह रहे थे कि सांस लेने में कठिनाई हो रही है, मुश्किल हो रही है। और अब समूचे देश का यह नारा हो गया है, सांस लेने का हक तो सबको है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में एक तो नहीं, सैकड़ों मौतें मजदूरों की हुई है। और मौत से पहले किसने क्या कहा होगा, उन आवाजों को शायद गुम कर दिया गया। जो पटरियों पर मरे उनकी आवाज क्या थी, जो सड़क पर चलते हुए मरे उनकी क्या आवाज थी, जो रेलगाड़ी में भूखे प्यासे सफर करते हुए मरे उनके भीतर की क्या आवाज थी, कोई आवाज हम नहीं जानते हैं। तो शायद इस देश के भीतर में इसीलिए कोई आवाज भी नहीं निकली कि जीने का हक तो सबको है। तो क्या भारत महज 73 बरस की अपनी लोकतांत्रिक स्थितियों को अब कांधे पर ढोने को भी तैयार नहीं है? भारत हांफने लगा है। अमेरिका की आजादी में तो 244 बरस बीत गए, भारत को आजाद हुए तो अभी 73 बरस भी पूरे हुए नहीं है। लेकिन हमारे लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए। वो भूल गए कि उनकी भूमिका क्या है, उनकी जिम्मेदारी क्या है। अमेरिका में हर इंस्टीट्यूशन को पता है उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसकी भूमिका क्या है। वहां के पत्रकार सड़क पर रिपोर्टिंग करते हुए अरेस्ट भी हो जाते हैं और उसका लाइव प्रसारण भी पूरा देश देखता है। देश के भीतर उसको लेकर प्रतिक्रिया भी होती है। भारत में हो सकता है इस तरीके से अगर लाइव अरेस्ट होने लगे तो उस पूरी की पूरी क्लिप को ही हटा दिया जाए, ब्लैकआउट कर दिया जाए, क्योंकि उसे खौफ है कि पता नहीं सत्ता सरकार उसे ही ब्लैकआउट ना कर दे। तो क्या भारत एक ऐसी परिस्थिति में आ गया है जहां सिर्फ एक ही आवाज रहेगी, वही महत्वपूर्ण है और वही सब कुछ है, वो आवाज सत्ता की होगी? क्योंकि ध्यान दीजिए, भारत की परिस्थितियों के भीतर इस संकट काल के दौर में जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया, मन की बात की, और उसके बाद आज जब सीआईआई को संबोधित कर रहे थे, इस पूरे दौर में उन्होंने जो बात की, इसके अलावे तमाम मंत्रियों ने जो आकर बात की, सब एक ही बात कह रहे हैं। वो आत्मनिर्भरता से जुड़ा है, वो मेक इन इंडिया से जुड़ा है, वो भारत को मजबूत बनाने से जुड़ा है, वो शायद विश्व गुरु बनने से जुड़ा है, 21वीं सदी भारत के होने से जुड़ा है, और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और आज भी जिन बात का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, मेड इन इंडिया और मेड फॉर फॉरेन, अब देश का मंत्र यही है, देश की जरूरत यही है। लेकिन कहने भर की स्थितियों को लपकने के लिए मीडिया तैयार है, हमारे तमाम इंस्टीट्यूशंस तैयार हैं, नौकरशाह तैयार हैं। और कोई अगर आवाज उठाने की परिस्थिति में इस देश के भीतर में आएगा तो वो सियासत कर रहा है, ये मान लिया जाएगा, चाहे उसको सियासत से कोई मतलब ना हो। सवाल है इस देश के भीतर की आज उन आवाजों को परखते हुए जरा कोशिश कीजिए कि अमेरिका जैसे देश में इंस्टीट्यूशन को जब जीवित रखा जाता है तभी वहां की इकोनॉमी डेवलप होती है, तभी वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनता है। वहां के हायर एजुकेशन को समझिए, वहां के उस पूरे के पूरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की परिस्थिति को समझिए, और उस परिप्रेक्ष्य में भारत को भी आज देखने की कोशिश कीजिए कि भारत में यह कौन सी स्थिति है जिसमें हम लोग वाकई अब लोकतांत्रिक परिस्थितियों को अपने कांधे पर भी ढोने को तैयार नहीं है। पिछले दिनों जो मंत्री सामने आए उसमें प्रधानमंत्री तो सामने आई, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी सामने आई, उनका हिंदी अनुवाद करते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी सामने आए, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी सामने आए, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी सामने आए, एमएसएमई के मंत्री नितिन गडकरी भी सामने आए। लेकिन इन सभी के भाषणों को मिला दीजिए और कोशिश कीजिए इसमें कोई एक अलग चीज आपको मिल जाए, नहीं मिलेगी। आरबीआई के गवर्नर भी वही बात कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी वही बात निकल कर आती है। इस देश के भीतर में सिर्फ एक ही आवाज है, इसलिए जरा ध्यान देने की कोशिश कीजिए। इस एक आवाज का मतलब यह है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो मीडिया हाउस के भीतर संपादकों की आवाज हो, यूनिवर्सिटीज के भीतर वाइस चांसलर या प्रोफेसर्स की आवाज हो, जुडिशरी के भीतर न्यायाधीश या फिर वकीलों की आवाज सुनाई दे रही हो, संसद के भीतर सांसद, हर तरह के सांसद, उनकी आवाज सुनाई दे रही हो, यहां तक कि इस डेमोक्रेसी को देखने कराने के लिए इलेक्शन कमीशन की कौन सी आवाज है, सुप्रीम कोर्ट के भीतर से कैसी कैसी आवाज इस दौर में सुनी आपने।
सीवीसी जो उसकी निगरानी रखते हैं कि कोई नौकरशाह करप्ट तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है, उसकी आवाज सुनिए आपने। आपने सीबीआई, ईडी, आरबीआई, एनएचआरसी, किसी की आवाज सुनी आपने जो आपको एक अलग आवाज सुनाई देती हो? हर आवाज के साथ एक ऐसी प्रतिध्वनि होती है जिसमें इसका बोध होता है कि नहीं नहीं, सरकार ठीक कर रही है, और वही तो ठीक करेगी, और कौन ठीक करेगा? सवाल कोई और का नहीं है, सवाल यह भी नहीं है कि क्या स्थिति में कौन ठीक नहीं कर सकता है। सवाल सिर्फ इतना है, इस देश के भीतर एक संविधान है, उसके तहत लोकतांत्रिक पद्धतियां हैं, उसी के मातहत देश क्यों नहीं चला। और सवाल सिर्फ मौजूदा वक्त का नहीं है, इस देश के भीतर में किस तरीके से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को डाइल्यूट किया गया, और डाइल्यूट करते करते अब हमारी पूरी ट्रेनिंग ऐसी हो गई है कि हमें कुछ भी नहीं बोलना है, नहीं बोलना ही सबसे शानदार मान लिया गया है, और क्रिटिकल तो कतई नहीं होना है, आलोचना तो कतई नहीं करनी है। और इसका असर क्या होता है, हमको लगता है आज उसका कच्चा चिट्ठा हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि अमेरिका जैसी जगहों पर जितनी बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटीज़ पे खर्च होता है, जितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर प्रोफेसर्स पे खर्च होता है, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, क्या भारत में होता है? हमको लगता है आज इसी की बात कर ली जाए, क्योंकि भारत में लेकर तो अलग अलग बहस अपने अपने तरीके से होती है। हर जगह ध्यान दीजिए, अपने तरीके की नियुक्तियां भी करते हैं जिससे आवाज भी उनके अनुकूल रहे। ये नियुक्तियां इस देश के भीतर में राज्यपाल की भी होती है, इस देश के भीतर में वाइस चांसलर्स की भी होती है। वाइस चांसलर्स उसी एक आवाज को कंटिन्यू करने के लिए प्रोफेसरों की नियुक्ति करता है। प्रोफेसर्स या फिर यूजीसी जैसा इंस्टीट्यूशन अपने तौर पर रिसर्च भी उन्हीं इश्यूज पर कराता है जो इश्यूज इस्टेब्लिश करने हैं या जिन इश्यूज को डिमोलिश करना है। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो क्या एक ऐसी लकीर बना दी गई है, बड़ी सीधी और सरल सी रेखा है, जिसमें जो एक ऊपर शख्स कह रहा है उसी के अनुकूल पूरी की पूरी पाइपलाइन बिछी हुई है आखिर तक? तो आपको कोई आवाज अलग सुनाई ही नहीं देगी, तो आप उन तथ्यों से अवगत नहीं होंगे जो आपके भीतर सवाल लिए हुए हैं। हमने जब इसका अध्ययन करना शुरू किया कि ऐसी क्यों स्थिति आ गई है इस देश के भीतर में, तो हमें लगा कि इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है कि इस देश के यूनिवर्सिटीज़ को देख लिया जाए, इस देश के रिसर्च सेंटर्स को देख लिया जाए, वहाँ क्या रिसर्च हो रहा है उसको देख लिया जाए, वो रिसर्च कौन तय करता है इसको देख लिया जाए, और इस रिसर्च को दुनिया में कोई मान्यता है भी कि नहीं है यह भी देख लिया जाए। क्योंकि आप किसी भी स्तर पर करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में उसको एक मान्यता अंतर्राष्ट्रीय तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि आप दुनिया से जुड़े हुए हैं, आपका एजुकेशन सिस्टम दुनिया से जुड़ा हुआ है, आपकी पूंजी रुपया जो है डॉलर से तुलना होती है, आप अभी भी बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट करते हैं, आप अभी भी बड़ी तादाद में इंपोर्ट करते हैं। ये सारी परिस्थिति बतलाती है कि हमारी इकोनॉमी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जुड़ी हुई है, और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी भारतीय मार्केट में हम लाने के लिए एक बेचैनी भी दिखलाते रहते हैं। तो लेकिन इसके भीतर होता क्या और हो क्या रहा है, हम इस बात की कहां से शुरू करें? इसी बात से शुरुआत करते हैं कि भारत में कागज पर 935 यूनिवर्सिटीज चलती है। इन 935 यूनिवर्सिटीज में लगभग 800 यूनिवर्सिटी चल रही है, ये मानकर चलिए। उसमें लगभग 409 स्टेट यूनिवर्सिटी है, 349 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 127 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। आप कल्पना कर रहे हैं कि इन चलती हुई 800 यूनिवर्सिटीज में से 635 यूनिवर्सिटीज के वीसी बीते 6 वर्ष में चेंज किए गए, और उसके पीछे एक पॉलिटिकल कमिटमेंट था, यानी पॉलिटिकल जुड़ाव रहना चाहिए। हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बड़ा शानदार हमको मिला, चेन्नई हाईकोर्ट ने यानी मद्रास हाईकोर्ट ने एक जिक्र करते हुए कहा कि भारत के भीतर में जो वीसीज की नियुक्ति होती है, उस वीसीज की नियुक्ति को लेकर तो ऐसा लगता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन भी आ जाते तो भी शायद भारत के वीसी नहीं बन पाते अगर उसके कोई पॉलिटिकल उनके कनेक्शन ना होते। तो 625 से ज़्यादा वाइस चांसलर की नियुक्ति किस रूप में कैसे हुई होगी, ये अब आप इसको सोचने की कोशिश कीजिए। इन सब के भीतर जो प्रोफेसर्स होते हैं, भारत में प्रोफेसर्स की तादाद जो है वह मानकर चलिए कि हर यूनिवर्सिटी में लगभग हर विभाग में लगभग 20 से 30 प्रोफेसर होते हैं। हर यूनिवर्सिटी में हर एक विभाग जो होता है वो तकरीबन 10 से 20 विभाग होता है। अगर आप एवरेज भी निकालना शुरू करेंगे तो औसतन 25 असिस्टेंट प्रोफेसर हर विभाग में होते हैं, और एक यूनिवर्सिटी के भीतर में 15 विभाग तो होता ही है। तो लगभग इस पूरे देश के भीतर में लगभग 3 लाख प्रोफेसर्स हैं।
लेकिन इन 3 लाख प्रोफेसर्स भी स्थायी नियुक्ति के साथ काम नहीं कर रहे हैं। उनको भी किस रूप में चूज करना है, नहीं करना, यह भी मैनेजमेंट पे होता है, यूजीसी के कुछ नियम कायदे पर होता है, यूनिवर्सिटी के वीसी पर होता है, वहाँ का जो डिपार्टमेंट हेड कर रहा होता है उस पे होता है, कॉलेज के प्रिंसिपल पर होता है। लेकिन जब आप राज्यपाल, वीसी, कॉलेज का प्रिंसिपल, प्रोफेसर सब कुछ एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट में चीज़ों को तय करना चाहते हैं तो फिर होगा क्या? ये होगा क्या बताने की जरूरत हमें लगता है कि अब शायद इसीलिए मुश्किल हो गई है कि एजुकेशन हमारी फहरिस्त में नहीं आता है। हम उसके बेसिक एस्पेक्ट पे आए तो आपको एक छोटी सी जानकारी ये दे दें। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आती है, वहाँ पर जो रिवाइज कैलेंडर आया है इस साल का, उस रिवाइज कैलेंडर में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो लॉकडाउन की स्थिति है उसको हम लोग ई लर्निंग से जोड़ लें, यानी उसको हम लोग कोर्स का हिस्सा मान लेते हैं कि पढ़ाया जा रहा था, यानी कन्वेंशनल पढ़ाई जो हो रही थी उसको भूल जाइए। अचानक झटके में लॉकडाउन हुआ, देश एक क्राइसिस से आया और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगह में मान लिया गया कि 22 मार्च से लेकर अभी तक, आज तक, यानी अब 8 तारीख तक देखते हैं क्या होता है, अभी तक यहां पर जो कोर्स है वह ई लर्निंग हो रहा था। और जब यह हो रहा था तो आपका बजट कम हो गया, आपका बजट कम हो गया तो आपको पैसा इतना कम दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल, इन सब के सारे अलाउंसेस काटे गए हैं जो लगभग 35 से 40% होते हैं। पेमेंट सबको 60% ही मिल रही है। और जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने आते हैं प्रोफेसर, जो गेस्ट लेक्चर देने आते हैं, या फिर जो एक लिहाज से कहिए कि उनको साल, महीने भर का तय किया जाता है, साल भर का तय किया जाता है, उनको कोई पैसा देने की स्थिति में नहीं है और उनकी स्थिति अलग है। ये हम एजुकेशन के उस सबसे छोटे हिस्से का जिक्र कर रहे हैं जहाँ से हायर एजुकेशन शुरू होता है, क्योंकि हम तो इस बात का जिक्र करना चाहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश मौजूदा वक्त में टिकता कहाँ पर है। आपको जानकर हैरत होगी कि जिस समय लॉकडाउन की स्थिति थी उस समय भी हमारा यूजीसी काम कर रहा था और यूजीसी लगातार कह रहा था कुछ नियुक्तियां हमें करनी है। नियुक्तियां किन की करनी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में उसने वीसी का पोस्ट निकाला 28 मई को। लॉकडाउन में यह चल रहा है। डायरेक्टर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोकराझार, उसके लिए भी डायरेक्टर चाहिए। एक डायरेक्टर चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग रिसर्च चेन्नई, उसके लिए भी डायरेक्टर चाहिए, ये लॉकडाउन में ही चाहिए। वीसी चाहिए राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, ये 26 मई को निकली है कि इसके लिए हमें चाहिए। वाइस चेयरपर्सन चाहिए हमको नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के लिए, ये 22 मई को। यानी लॉकडाउन के बीच में भी हम लोग इसको देख रहे हैं कि लगातार यूजीसी काम कर रहा है कि किसी भी हालत में काम होते रहना चाहिए। सवाल यह है कि वाकई क्या इतनी सक्रियता है या मामला कुछ और है? क्योंकि अगर सक्रियता है और लॉकडाउन में भी हम परेशान, हैरान है कि किसी रूप में कुछ काम होना चाहिए, तो हमने देखा कि इस देश के भीतर में जितने रिसर्च सेंटर हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में भी जो काम हो रहा है वहाँ पर होता क्या है और किस रूप में काम किया जाता है। इसके लिए हमें लगा कि दिल्ली के, आपको जानकर, दिल्ली में खासतौर से 3 जो रिसर्च सेंटर है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सेंट्रल फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी CSDS जिसको है, इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में है और बड़ी तादाद में है, लगभग 100 के लगभग इस तरीके से रिसर्च इंस्टीट्यूट्स देश भर में है। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि यहाँ के रिसर्च जो किया जाता है उसको दुनिया में कहीं मान्यता नहीं मिली है। ये कैसा रिसर्च है, किस रूप में रिसर्च है जो दुनिया में मान्यता नहीं है और अपने देश में हम मान्यता देके खुश हो जाते हैं, उसकी स्थिति को भी जरा आप समझने की अब कोशिश कीजिए। इस देश के भीतर में जो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है, वो इसको कहते हैं ICSSR, इसके मातहत जो आती हैं 30 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आते हैं। इसके जो मेंटेनेंस और डेवलपमेंट ग्रांट होता है उसको HRD मिनिस्ट्री से मिलता है और ये देश भर में अलग अलग हिस्सों में है। इसके अलावा इस देश में एग्रीकल्चर के भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस पर भी रिसर्च होता है। साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च भी है, उस पर भी काम होता है। लेकिन यहाँ होता क्या है, पैसा दिया कितना जाता है, काम किया कैसे जाता है? क्योंकि जब यह ट्रेनिंग एजुकेशन के तौर पर नहीं रहेगी तो इस देश के भीतर अगर एजुकेशन का ही महत्व नहीं रहेगा तो संपादक कौन बनेगा, न्यायाधीश कौन बनेगा, इस देश के भीतर में ब्यूरोक्रेट कौन होगा, इस देश के भीतर में इंस्टीट्यूशन चलाने वाला कौन होगा, RBI का गवर्नर कौन होगा, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होगा, इस देश में कैबिनेट मिनिस्टर क्या होगा, वो किन बातों को कहेगा। हमें आपको शर्म आनी चाहिए अब कि हम लोग जिस तरीके से इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स और भाषण देते हुए और उनकी बातों को सुन रहे हैं कि इस क्राइसिस से निपटने के ये रास्ते हैं।
माने इतने विचारों से इतनी स्थिर, माने उसको इतना आप कहिए कि इतनी निचली स्थिति आ गई है कि लगता है कि जैसे इस देश में पढ़ाई लिखाई की जरूरत ही नहीं है। और शायद इसीलिए मान लिया गया है कि एक आवाज फाइनल आवाज। आपको जानकर हैरत होगी, पहले इसको समझ लीजिए कि ICSSR में जो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च होता है, उसमें जो मेजर प्रोजेक्ट्स दिया जाता है 24 महीने का होता है, यानी 2 साल का, वो लगभग 5 से 15 लाख तक का पेमेंट किया जाता है। जो माइनर प्रोजेक्ट होता है वो 1 साल का होता है, उसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। लेकिन जब आप ये पैसा दे रहे हैं तो अब इसका पैसे का मतलब है कि उसमें आप रिसर्च स्टाफ भी रखेंगे, उसमें आप कुछ ट्रैवल भी करेंगे, लॉजिस्टिक होंगे, कुछ आप बुक खरीदेंगे, जनरल खरीदेंगे, सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, हर चीज़ के लिए, फिर पब्लिकेशन के लिए, हर चीज़ के लिए आपके पास पैसा होगा। आपको जानकर हैरत होगी कि जो रिसर्च स्टाफ रखा जाता है, उस रिसर्च स्टाफ का पैसा, जिसको हम लोग रिसर्च एसोसिएट कहते हैं, और रिसर्च एसोसिएट की जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो MA विद नेट होनी चाहिए, या फिर वो MPhil या PhD किया हुआ शख्स होना चाहिए, और उसको हम देने की स्थिति में हैं हर महीने सिर्फ 16,000 रुपए, यानी पर दिन 533 रुपीस। और अब आपको जानकर यह हैरत होगी कि दुनिया के यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, तमाम जगहों पर जब रिसर्च एसोसिएट की जो पेमेंट देखिएगा, हमारे यहां 16,000 पर मंथ की है, वहां $16,000 है। कल्पना के परे है। रिसर्च असिस्टेंट को हम लोग देते हैं 433 रुपए पर डे, 13,000 रुपए महीने। जो फील्ड इन्वेस्टिगेशन करने टीम जाती है, उसमें एक व्यक्ति को हम लोग देते हैं 12,000 रुपए, यानी 400 रुपए एक दिन के। यानी नरेगा के समान मजदूरी को मान लिया गया है, जिसने MPhil भी किया हुआ है। और ये जो पूरा का पूरा नियम कायदा है, ये बाकायदा ICSSR का कायदा है, यानी HRD मिनिस्ट्री के भीतर चलता है। अब लेकिन सवाल है कि अगर आप कोई पढ़ रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो हो क्या रहा है? दरअसल हो ये रहा है कि भारत के भीतर में जो रिसर्च प्रोजेक्ट पिछले 5 साल में पूरे हुए हैं, वह 1452 रिसर्च प्रोजेक्ट पूरे हुए 5 साल में। 1829 रिसर्च चल रहे हैं, और रिपोर्ट जो आई है कि इतने प्रोजेक्ट्स पूरे कर लिए गए, उसमें 325 प्रोजेक्ट पूरे किए गए। लेकिन इसका अगला सवाल फिर यही से आता है कि जब आप कोई चीज़ रिसर्च करते हैं तो वो एक नई चीज़ होती है। जब नई चीज़ रिसर्च करते हैं तो उसको पेटेंट कराना पड़ता है कि हमने एक नई चीज़ की है जिससे वो आपके नाम रहे। आप अब सोचिए कि भारत की स्थिति क्या है कि पेटेंट कराने में भारत के भीतर और भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो रिसर्च काम हो रहा है, प्रोजेक्ट्स पूरे हो रहे हैं, नए तरीके से सोचा जा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च सेंटर में, तमाम जगहों पर सोचा जा रहा है। ये दिमाग क्या दे पा रहा है, या दिमाग सिर्फ यूं ही चल रहा है? क्योंकि स्थिति नाजुक इतनी हो गई है, क्योंकि रिसर्च का आउटकम पहले ही बता दिया जाता है, उसके सब्जेक्ट्स पहले ही तय हो जाते हैं। और जो हम कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को एस्टैब्लिश करना है या कुछ चीज़ों को डिमोलिश करना है, यानी आप श्याम प्रसाद मुखर्जी को अगर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो कीजिए, नेहरू को डिमोलिश करना चाहते हैं तो कीजिए, आपको रिसर्च का पैसा मिल जाएगा, यानी पहले से परिणाम तय है, आप कर दीजिए। आप बताइए कि RSS जैसा दुनिया भर में कोई भी स्वयंसेवी संस्थान इस रूप में रहा ही नहीं, और उसके सामने यूनाइटेड नेशन भी बहुत छोटा है, काम कर लीजिए। या बताइए यूनाइटेड नेशन ने किस तरीके से भारत जैसे देशों को खारिज किया है और डेवलप स्टेट का साथ दिया है, और अब भारत को जरूरत है कि वह एक नई सोच के साथ, जो एक देसी सोच होगी, उसके हिसाब से भारत को अब काम करना होगा। रिसर्च कर लीजिए। पहले ही चीज़ें इस्टेब्लिश हैं या पहले ही चीज़ें डिमोलिश करने की स्थिति में हम आ गए हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हो गया है कि टीचिंग जो पहले होती थी, अब टीचिंग उलट गई है। टीचिंग एक लिहाज से कैरियर बेस्ड हो गई है। आपके मातहत कितने लोग रिसर्च कर रहे हैं, उनमें से कितने ने PhD की, उसकी PhD को आपने पेपर में कन्वर्ट कराया कि नहीं कराया, किताब छापी कि नहीं छापी, लेकिन उसको कोई मान्यता है या नहीं है? कोई मान्यता नहीं होने का मतलब यह है कि पेटेंट अगर नहीं कराया गया है तो फिर कोई पढ़ाई का मतलब नहीं है। और इसके लिए जब हमने देखना शुरू किया क्या वाकई भारत की स्थिति क्या है दुनिया भर में, इसका डाटा बताएं उससे पहले एक चीज़ आपको बता दें। भारत की GDP का महज 0.7% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया जाता है, सिर्फ 0.7%। और इसमें पेंशन भी है, वेतन भी है, बुक भी है, प्रियोकल्स भी हैं, और सारी चीजें हैं। जापान में 3.2% किया जाता है, अमेरिका में 2.8% किया जाता है, चाइना 2.1% करता है। लेकिन बात इससे भी नहीं बनेगी। बात इससे बनेगी कि आखिर भारत में जो पेटेंट कराए हैं
उसके आंकड़ों से बात बनेगी। और ये आंकड़े बताते हैं, अगर अलग अलग साल में आप समझने की कोशिश कीजिए कि कितने पेटेंट हुए हैं, तो 2018-19 में भारत के पेटेंट जो ग्रांटेड हुए हैं वह 15,283। ये भारत के पेटेंट भारत में, दुनिया में नहीं, भारत के पेटेंट भारत में। और भारत के भीतर पेटेंट कराने के लिए दुनिया की अलग अलग कंपनियां भी आती हैं। दुनिया की अलग अलग कंपनियों ने भारत के पेटेंट की तुलना में कई गुना ज़्यादा पेटेंट खुद करा लिया है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की क्या स्थिति है उसका एक एवरेज डाटा हमने 2017 का निकाला, जो अगर आप पिछले 5-7 साल में देखेंगे तो आप सोचिए कि 2017 का एक डाटा आपको बताते हैं। भारत ने पेटेंट के लिए अप्लाई किया, 46,600 डॉक्यूमेंट्स गए। सवाल यह है कि ये 46,600 डॉक्यूमेंट्स जो थे उसको भारत में पेटेंट की इजाज़त मिल गई थी, तभी आप उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले गए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन 46,600 में से पेटेंट हुए सिर्फ 12,000। आप कहेंगे 12,000 तो बहुत है। अब आप देखिए क्या होता है। अमेरिका, चाइना, जापान, यूरोपियन यूनियन, इन 4 जगहों की स्थिति देखिए। चाइना ने जो पेटेंट कराने के लिए भेजे उसमें 13,81,594 डॉक्यूमेंट भेजे। जो पेटेंट हुए उनकी संख्या है 4,20,144। भारत की कितनी है? 12,000। अमेरिका ने 6,06,956 पेटेंट के दस्तावेज भेजे, उसके यहाँ कितने पेटेंट हुए? 3,18,829। जापान ने 3,18,000 डॉक्यूमेंट्स भेजे, 1,99,000 से ज़्यादा उसको पेटेंट मिल गए। यूरोपियन यूनियन की तरफ से तकरीबन 1,66,585 गए और उसके पेटेंट हो गए 1,05,000। और भारत के 46,000 में से 12,000 हुए। ये पहला संकट है कि हम लोग पेटेंट भी करा पाने की स्थिति में अगर नहीं है तो इसके मतलब क्या है। अब इसके दूसरी स्थिति आई है। दूसरी स्थिति इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में पेटेंट कराने के लिए जो वक्त लगता है अपने इंडिविजुअल लेवल पे, वह मिनिमम 5 साल का लगता है, 64 महीने, 64 मंथ। जापान जैसी जगह में 15 महीने में हो जाता है, चीन में 12 महीने में। यानी वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन इस रूप में काम करते हैं। भारत के ऑर्गेनाइजेशन जिस रवानगी से काम करते हैं उसमें 64 महीने लग जाते हैं। अमेरिका में 24 महीने यानी 2 साल लगते हैं, भारत में 5 साल 4 महीने लगते हैं, यूरोपीय यूनियन में 22 महीने लगते हैं, चीन में 22 महीने लगते हैं, जापान में 15 महीने लगते हैं। तो भारत के भीतर जो लोग काम कर रहे हैं वह चाहते हैं कि अपनी चीज़ों को पेटेंट कराने के लिए वो दुनिया की अलग अलग यूनिवर्सिटी में चले जाएं और अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें और उस देश के हिसाब से वहाँ के लिए पेटेंट करा दें। यानी वो हो जाएगा अमेरिका के नाम पर पेटेंट, लेकिन वहाँ पर पढ़ाई कर रहा होगा भारतीय व्यक्ति। अब आप कल्पना कीजिए, जिस पूरे भारत में 130-38 करोड़ का देश, उसमें सिर्फ 12,000 पेटेंट एवरेज एक साल में होते हैं। 13,000 इंडियंस दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और वहां पर पेटेंट हो जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स पेटेंट करा दिए जाते हैं। हम ऐसी स्थिति में हैं और ये एनालिसिस जब हम कर रहे हैं, आपके सामने इन चीज़ों को रख रहे हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि भारत के भीतर भारत के पेटेंट की क्या स्थिति है। ये भी एनालिसिस इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के भीतर जब हम लोग अपने तौर पर अपने ही इंस्टीट्यूशंस को मान्यता देते हैं, उसमें जिन इंस्टीट्यूशंस का नाम सबसे ऊपर आता है उसमें CSIR सबसे ऊपर है। CSIR के पिछले साल का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, 166, उसके बाद भेल आता है 102, टाटा मोटर्स 87, IIT 81, DRDO 72। ये भारत के भीतर में पेटेंट की स्थिति जो है भारत में हुई। अब सवाल है कि भारत में जो टोटल पेमेंट के लिए पेटेंट कराने के लिए जो चीज़ें गई उसमें 17,005 थी, लेकिन पेटेंट कितने लोग हुए? 2,511। लेकिन भारत में पेटेंट कराने के लिए दुनिया भर से जो डॉक्यूमेंट्स आए कि भारत में इस चीज़ को हम लोग पेटेंट करा लेते हैं। यानी पेटेंट कराने का मतलब जो लोग नहीं समझ पा रहे, इससे समझे कि मान लीजिए आपको ने कुछ हल्दी से बनाया या आपने कोई नए तरीके की दवाई बनाई, वह भारत में बेचने का हक आप ही को होगा और आप ही की वो कंपनी होगी, आप ही ने पेटेंट कराया तो वो उसके मातहत चला जाएगा। तो इंडियन रेसिडेंट्स जो थे, इंडिया में जो पेटेंट कर पाए वो सिर्फ 2,511 थे। ये हम पिछले साल का जिक्र कर रहे हैं। और फॉरेन रेसिडेंट जो थे उनमें लगभग 12,772 को मान्यता मिल गई पेटेंट की। ये बाहर के लोग आके इंडिया में ज़्यादा करा लेते हैं और इंडिया बाहर के मंच पे सबसे कम में रहता है।
तो ये स्थिति हमारे यहाँ एक एजुकेशन स्थिति, सिस्टम की एजुकेशन की स्थिति है कि हम लोग कैसी स्थिति को जी रहे हैं। और हमारे यहाँ जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, एक लंबी फहरिस्त है रिसर्च इंस्टीट्यूट की। उन रिसर्च इंस्टीट्यूट के भीतर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जैसे हमने जिक्र किया था ICSSR का, उसमें एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिसमें आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाते हैं, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चरल ग्रोथ, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट एंड वेजर, ये रिसर्च के सब्जेक्ट्स हैं जो इन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं। इंटर रीजनल डिफरेंसेज इन लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, जो हम लोग कहते हैं असमानता अलग अलग क्षेत्रीय अवस्था में आ गई है। एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, न्यूट्रिशन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काम भारत कर रहा है कागजों पर, लेकिन वो काम जो हो रहा है वो रिजल्ट के तौर पर नहीं आ रहा है। ये एक स्टेज जैसे ही खत्म होता है, अगला स्टेज घातक तौर पे सामने हमारे आके खड़ा हो जाता है। ये है हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, कितना करती है, ये एक वाकई इस देश के भीतर में लगभग 6,500 IAS हैं, लगभग 5,000 IPS हैं। इनका दिमाग क्यों काम नहीं कर पाता है और उनकी स्थिति जो है 56,000 रुपये बेसिक पे से लेकर 2.5 लाख बेसिक पे तक इनको मिलता है और बाकी अलाउंसेस इनको फ्री में मिलता है। यानी भारत के भीतर में ये पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेटिक दिमाग जो पढ़ लिख कर निकला है, वह भी इस दौर में काम इसलिए नहीं कर पा रहा है कि एक ही आवाज़ सुननी है, या फिर एक आवाज़ ने ऐसी स्थितियां ला दी है कि उसके भीतर जो इंटेलिजेंट व्यक्ति भी होगा वह भी कुछ नहीं बोलेगा। और शायद इस परिस्थिति का एक और स्टेप भारत आगे बढ़ गया कि भारत ने तय किया कि यहां पर ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर हम लोग प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे। यानी हम बाहर से ले आएंगे, हमको जो लगता है कि ये ठीक है तो उसको ले आएंगे, वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा होगा। और इसकी शुरुआत पिछले साल अप्रैल से हुई थी, जिसमें सिविल एविएशन में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक अफेयर में, इन्वायरमेंट में, फाइनेंस सर्विसेज में, रेवेन्यू में, रिन्यूएबल एनर्जीज में, शिपिंग में, कृषि में, सब क्षेत्र में अलग अलग तरीके से लोगों को लेकर आया गया। पहली नियुक्ति 9 लोगों की हुई थी, उसमें कोई काम KPMG में कर रहा था, कोई NHPC में काम कर रहा था, उसको ले आए हम ज्वाइंट सेक्रेटरी। ज्वाइंट सेक्रेटरी तभी आदमी होता है जब वो 9 साल अपने IAS करने के बाद काम कर चुका होता है, और उस समय उसकी बेसिक पे होती है 78,800 रुपये। इस देश के भीतर में वाइस चांसलर हो या IAS IPS हो, इस देश के भीतर में कॉलेज का प्रिंसिपल हो, इस देश के भीतर में प्रोफेसर हो, एवरेज जब आप निकालिएगा तो इनको 2 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में सारी सुविधाओं के साथ हम लोग पेमेंट भारत सरकार करती है। लेकिन इनका आउटकम क्यों निकल कर नहीं आ पा रहा है, और वो आउटकम नहीं निकल रहा है, तो वो पूरे के पूरे रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इस देश के भीतर में फैले हुए हैं, वहां पर क्या काम हो रहा है, कौन पढ़ाई कर रहा है। क्या सबसे बड़े स्कॉलर झटके में आने वाले वक्त में या मौजूदा वक्त में भी इस देश में जो चुने हुए नेता है वही हो जाएंगे? सबसे बड़ा स्कॉलर मंत्री ही माना जाएगा। और इसकी स्थिति आ गई है कि जिस दखल की बात कर रहे थे, और यूनिवर्सिटीज़ में हम आपको इस बात का जिक्र कर रहे थे कि VC की नियुक्ति भी पॉलिटिकल वे में होती है, उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि हम लोगों की राजनीतिक सत्ता हर जगह टांग अड़ाती है। मसलन दिल्ली यूनिवर्सिटी में याद कीजिए, दिनेश सिंह हुआ करते थे वाइस चांसलर, जाने माने मैथमेटिक्स के व्यक्ति थे, आज वो ह्यूस्टन में पढ़ा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उनका नाम है, लेकिन उनको फोर्स लीव पर भेज दिया गया मौजूदा सरकार ने 2015 में, क्योंकि HRD मिनिस्टर जो उस समय थी उनसे उनके 36 के आंकड़े हो गए थे। DU के इतिहास में पहली बार किसी VC को फोर्स लीव पर भेज दिया गया, जो दिनेश सिंह को भेज दिया गया। वो कमाल का काम कर रहे थे, लेकिन भेज दिया गया क्योंकि वो पॉलिटिकल तौर पे मिल नहीं पा रहे हैं। सरकारी ही नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी दखलंदाजी शुरू हुई है। अशोका यूनिवर्सिटी, प्रताप भानु मेहता, उनको अगस्त 2019 में हटा दिया गया। वो बेस्ट यूनिवर्सिटी मौजूदा वक्त में सोशल साइंस की बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी गई, उसका पूरा कोरम शानदार माना गया, उनको हटा दिया गया क्योंकि उनके विचार, यानी सत्ता और सरकार जो है वो पूरे देश को अपने अनुकूल रखना चाहती है और चाहती है कि जिसे जनता ने एक बार चुन लिया उसी के थ्रेड में पूरा देश आ जाए। इसीलिए एक बड़ा सवाल है, इस देश के भीतर में आवाज नहीं निकल पाती है। जीने का हक सबको है, और अमेरिका की सड़कों पर आवाज आती है, सांस लेने का हक सबको है। इस अंतर को समझिए, दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंतर को भी, और लोकतंत्र की परिस्थितियों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया।